जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज के सारे वीडियो जो धारा है ना, धारा 15 से लेके 132 धारा तक हमने रीड कर लिया है। अब ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, ये हमारे अध्याय 4 है ना, लेसन 4 का, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, हमारे अध्याय 4 में कहा गया है कि निर्वाचन का संचालन, तो उसी के संचालन के लिए अलग से नियम बनाए गए। ठीक है, अध्याय 4 में केवल इतना कहा गया है कि पंचायतों में निर्वाचन हुआ जाएगा, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न किया जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, कैसे कैसे संपन्न होगा, क्या क्या तरीके होंगे, क्या होंगे, ये सब के लिए एक नियम बनाता है। वो है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1993। यही आपका एक पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मोटा मोटा है ना, पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम का डेट क्या है, क्या नाम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, हम छत्तीसगढ़ पंचायत राज से बाहर नहीं पढ़ रहे हैं। हमने उसमें जो उल्लेख किया था लेसन 4 में कि निर्वाचन, तो उससे संबंधित जितने नियम कानून हैं, कैसे निर्वाचन होता है, क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत देखें तो ये होता है हमारा 243 के अनुच्छेद के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि निर्वाचन होता क्या है। आपने सभी ने देखा होगा कि पंचायतों में निर्वाचन होता है। यदि आप गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, तो शहरों में ये मान लीजिए कि ये जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का होता है, उसी प्रकार गांव में भी वार्ड पंच का होता है, सरपंच है, जनपद सदस्य है और जिला सदस्य है। इन सब का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, और साथ ही उप सरपंच है और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला जनपद का निर्वाचन होता है। इसको हम इसी चीज़ के लिए नियम बनाया गया है, निर्वाचन नियम। तो आज हम इसका बहुत ही डिटेल में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी प्रकार देखने वाले हैं। तो एक फर्स्ट ओवरव्यू आप तो ये समझिए कि हम आज से पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, इससे पहले 132 धारा तक हमने इसको ख़त्म कर दिया है। एक सेक्शन बचा है अध्याय 9, उसमें हम थोड़ा सा बचा है, उसको मैं बाद में बता दूंगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे अभी तक जो क्वेश्चन आता है पंचायती राज का, उसमें चुनाव से भी अब संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि कैसे मतपत्र का क्या रंग होता है, क्या कैसे उपधारा होता है, क्या चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। इस संबंध में निर्वाचन संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस चैप्टर से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले मोटा मोटा ये एक ओवरव्यू देख लें कि हम आज से चालू क्या करने वाला है। यदि आप गांव के हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम चालू होता है तो सबसे पहले सबका मतदाता सूची में नाम जोड़ते हैं, जिसका नहीं जुड़ा रहता है या जिसका छूट जाया रहता है, कट जाया रहता है। दूसरी बात, जैसी चुनाव होता है तो सबको एक चुनाव चिन्ह आवंटन होता है। तो आपके घर में पंजा छाप वाले, फिर कमल फूल वाले, इस प्रकार जितने भी हैं, घड़ी छाप, ये सब आपके गांव में प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। तो ये कैसे होता है, कब कब ये लोग अपना फॉर्म भरते हैं, कब कब नामांकन भरा जाता है, क्या नियम होता है। यदि आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिला रहे हैं, फिर भी यह आपके जानने के लिए आवश्यक है कि किस प्रकार आवेदन किया जाता है, किस प्रकार फॉर्म भरा जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ना, एक चुनाव में खड़े होने के लिए। तो उस सब चीज़ का हम आज क्लास 1 करेंगे, प्रारंभिक, और क्लास 2 करेंगे आज। तो इस वीडियो में हम वही बताएंगे आपको जो निर्वाचन में होता है। तो हम जब से सूचना जारी होती है निर्वाचन की, है ना, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जारी होती है कि इस दिन से इस दिन तक चुनाव होगा, उस बीच जितना भी कार्यक्रम होगा, है ना, आपके मतदाता सूची में नाम जोड़ना होगा। जो अभ्यर्थी हैं वो अपने चुनाव लड़ने के लिए आप फॉर्म भरेंगे। साथ में यदि कोई ग्राम पंचायत बड़ा हो गया या छोटा हो गया है तो उसका सीमांकन किया जाएगा, वार्ड बनाया जाएगा, और इसमें जो अभ्यर्थी खड़े होंगे उनको प्रचार प्रसार के लिए समय मिलेगा, चुनाव चिन्ह आवंटन कराया जाएगा, पीठासीन अधिकारी बुलाए जाएंगे। इन सब को हम डिटेल में आज से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका नियम है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1993।
अध्याय 1 प्रारंभिक। देखिए प्रारंभिक में आज लगभग परिभाषाएं अधिक होती है, तो हम इस समय परिभाषा पढ़ेंगे थोड़ा से। अधिनियम, सॉरी मैं इसे अनियम लिख दूँ, ये है अधिनियम, ठीक है। अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 को हम यहाँ जब भी अधिनियम की मैं बात करूँगा या फिर जब भी अधिनियम शब्द का उपयोग करूँगा तो आपको ये मान के चलना है कि मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपील अधिकारी क्या होता है? अपील जब कोई हमारा आवेदन वो निरस्त कर दे, रद्द कर दे या फिर लेने से मना कर दे, इसके लिए एक सुप्रीम अधिकारी होता है ना। जैसे आप एक आवेदक हैं, ये आप आवेदक हैं, आप किसी काम के लिए इस बाबू के पास गए जो सरकारी कर्मचारी है, ये आपका काम नहीं किया या फिर गलत तरीके से काम किया या फिर आपको गलत जानकारी दे दिया, ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक और सुप्रीम ऑफिसर बैठे रहेंगे, उनको आप जाके अपील करोगे और इसकी शिकायत करोगे। अपील का मतलब यही होता है कि हमारा काम बनाने के लिए हम और अधिकारी से बात करते हैं या अंततः जो पूर्व छोटे अधिकारी रहते हैं उससे नीचे का, उसकी हम शिकायत करते हैं, तो ये होता है हमारा अपील, ठीक है। यहाँ आयोग का मतलब होगा छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं अगर आयोग बोलते जाऊँगा तो वहाँ आपको स्वतः ही मान लेना है कि मैं छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिला निर्वाचन अधिकारी, इसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। जिले की पंचायतों के निर्वाचन का संचालन एवं निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक है, ये जिला निर्वाचन अधिकारी का काम है। अब एक वर्ड यहाँ पे आता है प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है नियम प्रारूप, मतलब एक फॉर्मेट है ना, एक किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट। अब आप जो फॉर्मेट उसके तो भली भांति परिचित होगा, जैसे बैंक जाएंगे तो बैंक का एक आवेदन रहता है फॉर्म भरने का, वो एक निश्चित फॉर्म है फॉर्म भरने का। उसी प्रकार बैंक में ही एक स्लिप होता है पैसे जमा करने के लिए, स्लिप, वो भी एक फॉर्मेट है। उसी प्रकार किसी चीज़ के लिए जब स्थायी बना दिया जाता है किसी चीज़ को फॉर्मेट के रूप में, तो हम उसको प्रारूप बोलते हैं, ठीक है। निर्वाचक नामावली, मतदाता सूची को हम निर्वाचक नामावली बोलते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन यदि घुमा के पूछ दिया ना क्वेश्चन में, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि निर्वाचक नामावली क्या होती है। तो मतदाता सूची जिसमें पूरे ग्राम पंचायत के ग्राम या ग्राम पंचायत के लोगों का नाम रहता है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम करता है उसको हम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन क्षेत्र का संचालन निर्वाचन अधिकारी द्वारा होता है। जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त होता है रिटर्निंग ऑफिसर। ये जो होता है ना रिटर्निंग ऑफिसर, वो जब से चुनाव की घोषणा हुई रहती है तब चुनाव होते तक, रिजल्ट आते तक ये उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये उस क्षेत्र को पूरा संभालता है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब काम है रिटर्निंग ऑफिसर का। ग्राम का मतलब पता है, हम इसके पहले ग्राम पढ़ लिए हैं कि राज्यसभा द्वारा विनिर्दिष्ट होता है ग्राम। वार्ड का मतलब है कि एक ही गांव को अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से, मतलब एक ही जनसंख्या के हिसाब से एक गांव को अधिक से 10 से लेकर 20 क्षेत्र तक बांटना, है ना, 10 से लेकर 20 निर्वाचन क्षेत्र तक बांटना, हम उसको वार्ड कहते हैं प्रति को। अब चलते हैं आगे। इसका अध्याय 2 भी आज ही ख़त्म कर लेते हैं। अध्याय 2 वार्ड एवं निर्वाचन क्षेत्र को बनाना, ठीक है। देखिए मैं आपको इसीलिए पहले बताया था कि मैं एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे एक एक बढ़ते जाता है, ठीक है। अब हमको चुनाव कराना है, तो चुनाव कराने के लिए हमको जो मेंबर हैं, अभ्यर्थी हैं, उसको खड़ा कराना पड़ेगा, या फिर वो लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होंगे। तो उससे पहले हमें, है ना, हमारे पंचायत क्षेत्र का सीमांकन करना होता है। सीमांकन करने का मतलब कि एक ग्राम पंचायत या एक जनपद पंचायत या एक जिला पंचायत के अंतर्गत कितने गांव शामिल हो रहे हैं, या फिर एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार हमको वार्ड या फिर क्षेत्र बनाना पड़ता है, और उस क्षेत्रों का बाद में हमको आरक्षण भी करना है। ये आपको समझने में पहले दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे पहले वर्ड हम पहले भी पंचायत राज के में पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं कब बुलाया जाएगा। तो प्रथम निर्वाचन के समय, जब प्रथम निर्वाचन होगा, जैसे कोई जिला बना या फिर राज्य बना, तो जब प्रथम निर्वाचन होता है ना, उस समय परिसीमन की आवश्यकता होती है कि इतने गांव को हम इस क्षेत्र में रखेंगे, इतने लोगों को हम इस क्षेत्र में रखेंगे, और ऐसा टाइप का। और अन्य कारण और हो सकता है कि सीमाओं का परिवर्तन, जैसे सीमा परिवर्तन होता है, जैसे बहुत ज़्यादा नए जिले बन गए तो उनके सीमाओं में परिवर्तन हो गया, तो उसमें फिर से सीमांकन किया जाए। सीमांकन एक कहने का मतलब है वहाँ के लोगों की जनगणना होता है निर्वाचन के संबंध में, और एक निश्चित जनसंख्या समूह को वार्ड या क्षेत्र के रूप में घोषित
कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि जब निर्वाचन का समय शुरू होगा, प्रारंभिक जब पहली बार निर्वाचन होगा, तब की स्थिति में हमको सीमांकन करना होगा। या जैसे एक गांव की जनसंख्या थी 5 साल पहले थी, ये 800 थी। ठीक है, 5 साल पहले 800 थी, उसके बाद ये बढ़कर हो गई 1100। ठीक है, 1100 बढ़कर हो गई अगले पंचवर्षीय में। तो अब क्या करेंगे, इस 1100 को एक ही, अब इनको क्षेत्र में बांटना है, वार्ड में, तो इसको 10 से 20 में वार्ड बांटना है, तो फिर से सीमांकन होगा। तो ऐसे में कभी कभी आपको लगता होगा, यदि आप गांव के रहने वाले हैं, तो कुछ साल पहले आपका घर हो सकता है वार्ड नंबर 3 में आ रहा हो या वार्ड नंबर किसी अन्य में, लेकिन वर्तमान में आपको वार्ड नंबर चेंज हो जाता है। तो ये सीमांकन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो समझ गए सीमांकन, किसी क्षेत्र को बनाना सीमांकन। देखिए चलिए अब एक उदाहरण से समझाता हूँ सीमांकन होता क्या है। ये ग्राम पंचायत है ना, ये ग्राम, मैं एक छोटा सा एरिया लेकर बता रहा हूँ, आप इसको ग्राम जिला सभी समझ के रखिएगा। यहाँ 1000 जनसंख्या है या 1100 जनसंख्या है, यहाँ से ऐसे पूरा घर है, ये घर है। तो जो चुनाव अधिकारी जाता है ना, जो वार्डों को बांटने के लिए, वो क्या करता है, जो सटे हुए लगातार घर रहते हैं, ठीक है, गांव में जो लगातार सटे हुए घर रहेंगे उसको एक वार्ड बना देगा। इसी प्रकार किसी और को ऐसे सटे हुए जगह को वार्ड बनाएगा, इसको ऐसा वार्ड बनाएगा। इसमें वार्ड बनाते समय ये जिम्मेदारी रखना, ये आवश्यक है कि ये रखना सावधानी या जिम्मेदारी कि इस वार्ड में यहीं के लोग शामिल होंगे, इसी गांव, इसी घर के लोग। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस वार्ड में यहाँ के लोगों को दे देंगे। इस प्रकार वार्डों का डिवीज़न नहीं किया जाएगा। लगातार संख्या में, लगातार जो भौगोलिक दृष्टि से एक बराबर हो, आसपास हो, उन घरों को एक वार्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कितना बनाया जाता है। तो ग्राम पंचायत में 10 से 20 बनाया जाता है, क्वेश्चन आता है। जनपद में 10 से 35 बनाया जाता है, 25, और जिला में 10 से 35 बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम पंचायत, जिला, जनपद, पंचायत के क्षेत्रों में वार्डों को कलेक्टर द्वारा इनको आरक्षण किया जाता है। पहले तो इसको बांटा जाता है वार्ड में, ठीक है, आरक्षण तो बाद में देखेंगे, पहले इसको वार्ड में रहता है। तो इसके लिए अधिकारी पूछेगा तो आप पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत, जिला जनपद पंचायत को क्षेत्रों वार्डों में कलेक्टर बांटता है। एक जिला पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे, इसको पावर दिया गया है कलेक्टर को, नियमानुसार ना। कलेक्टर अपने से कुछ नहीं करेगा, उसमें नियम में लिखा रहेगा, बस वो नियम का पालन करते हुए वार्ड और क्षेत्रों को बनाएगा। ठीक है, आप कैसे बनाएगा, तो प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या एक समान रहेगी, है ना। वैसे बताया कि हाँ एक समान रहेगी। ग्रामों को लगातार क्रम में रखना, ग्रामों या घर को लगातार क्रम में रखना। वार्डों में घर लगातार क्रम में हो, जैसे वार्ड है ना, यहाँ घर लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ के ग्राम पंचायत को यहाँ के वार्ड संख्या दे देंगे, इस प्रकार काम नहीं होता। ठीक है, ग्राम पंचायत सरकारी कार्यालयों में अधिसूचना की प्रतिलिपि चिपकाना होगा। चलिए ठीक है, अब आगे समझते हैं। इतना तो आप समझ ही गए थे। प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या एक समान रहेगी। ठीक है, ग्राम को लगातार क्रम में बांटा जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके ग्राम इस 1100 वाले जनसंख्या को ऐसे वार्ड में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट करके n तक बांट दिया गया, n मतलब अधिकतम 20 तक। ठीक है, बांट दिया गया। अब बोल ये रहा है कि ग्राम पंचायत सरकार, इसकी सूचना चिपकाना होगा किसी भी सरकारी कार्यालय में कि हमने वार्ड 1 से 15 तक वार्ड बना दिया, उसमें एक वार्ड में फलाना घर से लेके फलाना घर तक उसका घर का नाम, मुखिया का नाम लिखा रहता है। इस प्रकार जो अलग से बांटे रहते हैं, इस प्रकार से जो लिखित में, उसको जगह जगह गांव में चिपकाना रहता है, ताकि लोगों को इसकी पता चले कि वो किस वार्ड में आ रहे हैं, ऐसा। ठीक है, अब क्या होगा, ग्राम पंचायत कोई वयस्क व्यक्ति सूचना के दिनांक, मतलब जिस दिन से आप उस सूचना को चिपकाएंगे, जिसमें डेट रहेगा, उससे 5 दिन के भीतर, है ना, ग्राम पंचायत हेतु एवं 7 दिवस के भीतर जिला जनपद हेतु कलेक्टर को दावापत्ती कर सकता है। अब देखिए दावापत्ती कौन करेगा, देखिए ये ऐसा मान लेते हैं 2 वार्ड है ना, एक है, ये 2 है। फिर से बनाता हूँ, ये वार्ड क्रमांक 1, एक वार्ड क्रमांक 2, इसका घर यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको वार्ड क्रमांक 1 में दे दिया गया अधिसूचना के द्वारा, क्योंकि दोनों के लगभग पास में है। और तो यदि ये वयस्क व्यक्ति चाहता है कि उसके वार्डों का विभाजन गलत तरीक़े से, देखो वो कहाँ रहना चाहता है, इस पर वो क्लेम नहीं कर सकता। गलत तरीक़े से यदि विभाजन होता है या फिर गलत तरीके से उसको वार्डों में शामिल किया जाता है, तब की स्थिति में वो दावापत्ती कर सकता है कि मुझे नियम से इस वार्ड में रहना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम वार्ड क्रमांक
एक में आ गया। देखिए इमेज में देखिए उसके पास दिख रहा है ना ये, तो इसमें रहना चाहिए, लेकिन जांच अधिकारियों ने क्या किया, उसको वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट करा दिया लिखित में। तो वो अपना लिखित आवेदन, यदि उसको दिक्कत है तो लिखित आवेदन करेगा कलेक्टर को, ठीक है, 5 दिन के भीतर। और जिला जनपद के के मामले में ऐसा बात आती है तो वो 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को आपत्ति करेंगे। जांच कर कलेक्टर उसकी सूचना प्रस्तुत कर देगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये समझ में आया? फिर से सुनिए। निर्वाचन के समय प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत का सीमांकन किया जाएगा। हो सकता है उसमें वार्ड बढ़कर आ जाए, और वार्ड बढ़कर ही आएगा, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस हिसाब से वार्ड बढ़कर ही आएगा। तो इसको बनाने के लिए, है ना, वार्डों का क्षेत्र को बनाने के लिए इसमें अधिकारी की आवश्यकता होती है, वो है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर एक गांव या फिर एक जिला को, गांव या फिर जिला जनपद को ऐसे ग्राम पंचायत है उसको इतना वार्ड में बांटेगा। जिसको दिक्कत होगा तो वो दावापत्ति करेगा कि हमें ये आपत्ति है, उसके बाद एक संशोधन आदेश जारी किया जाएगा कलेक्टर के अनुमति से, ठीक है। चलिए अब आरक्षण देखते हैं। आरक्षण मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि आरक्षण नियमानुसार किया जाएगा। वर्ग को में आरोही क्रम में होगा, लाट और चक्रानुक्रम द्वारा लगाया जाएगा। अब देखिए हमने पहले से वीडियो में पढ़ा है कि प्रत्येक क्षेत्र को जैसे बांटा जाता है ना, जैसे ये ग्राम पंचायत है, वहाँ 1 2 3 4 5 ऐसा करके 15 ठो वार्ड बना दिए। अब इस 15 ठो वार्ड में कौन ST होगा, कौन SC होगा, कौन OBC होगा, इसका चयन आरक्षण के द्वारा किया जाता है, और ये चक्रानुक्रम में लाट द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। ये इतना समझ आया? ये लाट द्वारा मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मैं दोबारा और नहीं बताऊँगा कि लाट कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा। तो इस प्रकार इसका वार्डों का आरक्षण किया जाता है। ऐसी सेम जिला में, जनपद में वार्डों का आरक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए सरपंच पद के लिए आरक्षण, सरपंच पदों के लिए आरक्षण अध्याय 3 आ गया। ये अध्याय 3 आ गया, हमारे नियम का अध्याय 3 है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज का नहीं है, हमारे नियम का अध्याय 3 है, ठीक है। तो कलेक्टर द्वारा होता है, सभी के लिए कलेक्टर द्वारा होता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ST SC आरक्षण महिला। तो चलिए जितने भी सीट होंगे मान लिया कलेक्टर द्वारा 100 ठो ग्राम पंचायत के लिए सूची जारी की गई, उसमें से 50% आपको महिला को देना है। 50% मतलब 50 आदमी आपके महिला के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। और ये सब लाट के द्वारा निकाला जाता है। ये इसके पहले हमने सभी वीडियो एकदम डिटेल में देखे हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारा जो आरक्षण वाला पार्ट है, आरक्षण वाला जो वीडियो है, उसको आप याद से देख लीजिएगा, आपको कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लाट निकाला जाएगा। अब लाट की सूचना दिया जाएगा, जिस दिन लाट निकालते हैं उससे पहले सूचना दे दी जाती है, जिससे जनमानस आपसी सहयोग से आपस में बने रहें। और किस प्रकार लाट निकलता है, उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है, कोई अधिकारी कर्मचारी या फिर कोई बड़ी नेता कोई धांधली तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की जांच के लिए और एक सामूहिक रूप से लाट निकाला जाता है, इसलिए सबको आमंत्रित किया जाता है, इसलिए लाट की सूचना दी जाती है। तो ठीक है, लाट निकाला जाना, ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है निर्वाचक नामावली। क्या आप यहाँ चाहते हैं कि मैं आपको एक बार लाट बता दूँ? तो सुनिए, मैं लाट बता देता हूँ। एक छोटा सा बताऊँगा, केवल एक ही पद के लिए, जैसे OBC के लिए, मैं ST के लिए बता रहा हूँ, है ना। ST में हमारे पास हैं टोटल 10 सीटें मान लेते हैं, ठीक है, 10 सीट रहेंगे ST के। इसमें से आपको 5 महिला को देना है, तो 5 आपका मुक्त बच गया, ठीक है, 5 आपका हो गया, मुक्त हो गया, ये मुक्त हो गया 5। चलिए लाट कैसे निकालेंगे, इसमें जितने भी सीट पर्चियाँ रहेंगी इस पर्ची में रहेंगी, ठीक है। पहले ST के लिए 10 सीट निकाला जाएगा, तो ये 10 सीट निकल गया। अब इस 10 को एक बाउल में रखा जाएगा वापस। अब यहाँ से 5 निकाला जाएगा, ठीक है, 5 आपके महिला के लिए, जितना भी 5 निकलेगा ना वो महिला के लिए रहेगा, और जो बच गया वो महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगा। ये होता है लाट सिस्टम। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप वो जाके देख लीजिए। अध्याय 4। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।